नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रभाषा टीवी पर। लगातार स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की और उनके राजनीतिक सफर की। अगले आधे घंटे में हम समझेंगे अरुण जेटली एक व्यक्ति के तौर पर हम सब जानते हैं, लेकिन राजनीतिक जिस सफर की बात करते हैं, कैसे उन्होंने सफर की शुरुआत की और एक बहुत ही मैं कहूँ फेमस वकील के बाद अगर जब राजनीति के क्षेत्र में वो आए तो उन्होंने कैसे अपनी उपयोगिता साबित की। संसद में बतौर सांसद के तौर पर उन्होंने उनका योगदान और किस तरीके से सरकारों में मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना काम दिखाया और न सिर्फ सत्ता पक्ष जनता बल्कि विपक्षी नेता भी उनके मुरीद हुए। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं जिनके जरिए उनके सफ़र को समझेंगे, उनकी यादों को समझेंगे। अशोक टंडन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने बीजेपी की पहली सरकार में उस वक्त आपने देखा था, आप बताएंगे अपने अनुभवों को। अजय सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। जगदीश उपासने जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा अशोक सर, जिस तरीके से हम जेटली साहब को देखते हैं और आज की जब पीढ़ी पिछले मैं कहूँ कि एक दशक में देखती है, लेकिन अगर 77 के सफ़र से उनकी शुरुआत को देखें, किस तरीके से एक युवा मैं कहूँ कि छात्र राजनीति और उसके बाद एक वकील के तौर पर फिर सरकार में एक खेवनहार मैं कहूँ संकट मोचक की भूमिका। बड़ा लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा है अरुण जेटली जी का और मेरा उनसे पिछले 45 वर्ष से लगातार संपर्क रहा है। छात्र जीवन में हम लोग इकट्ठे थे। मुझे याद है 1974 में जब इमरजेंसी लगी तो अरुण जेटली उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे और उन्होंने वाइस चांसलर कार्यालय के सामने अपना अरेस्ट दी थी और जेल में रहे वो। और वापस आने के बाद वो देश के उन चुनिंदा छात्र नेताओं युवा नेताओं में से थे जो जनता पार्टी में आए और उसके बाद उन्होंने वकालत शुरू की और लगातार वो आगे बढ़ते गए। फिर जब वो मुझे एक वाक़या कहना बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी में तो वो आ गए थे 1980 में, लेकिन जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी और जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी बाहर से सपोर्ट कर रही थी और उस सरकार को बनाने में पीछे रहकर अरुण जेटली जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और वीपी सिंह अरुण जेटली को बहुत मानते थे, तो वो चाहते थे कि अरुण जेटली उनके मंत्रिमंडल में आए। 39 वर्ष के अरुण जेटली थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का निर्णय है कि हम आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे और हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, तो मेरा किसी प्रकार से सरकार में आना उसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। तब वीपी ये बात मुझे अरुण जी ने खुद बताई थी कि तब वीपी सिंह ने कहा कि अरुण, आई एम टेकिंग यू एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इन माई गवर्नमेंट, आई डोंट हैव टू आस्क योर पार्टी। तो आपको भी कोई, आप मंत्री नहीं बन रहे, केवल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उनको बना दिया, लगभग ज़बरदस्ती एक है। और उन्होंने कहा मैं तो अभी बहुत अनुभवी नहीं हूँ। तो 39 वर्ष की उम्र में अरुण जेटली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता थे, महामंत्री थे और फिर जब वाजपेयी सरकार बनी तो उनको जो मंत्रालय दिए गए एक के बाद, डिसइन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और लॉ, ये सारे विभाग उन्होंने अटल जी की सरकार में संभाले। और उस समय भी वो एक तरह से सरकार, अटल जी की सरकार में एक से एक धुरंधर नेता थे देश के। उस समय भी कानूनी दाव पेच के मामले में और कानून के मामले में और मीडिया के मामले में उनकी जो एक सोच थी उसको अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, ये सब लोग बहुत एक उसके साथ आदर के साथ सम्मानित करते थे। लेकिन फिर जब हम देखते हैं एक और अवसर आया जो मैं जल्दी में ये आपको बता देना चाहता हूँ कि एक अवसर आया जब अरुण जेटली को हाई कोर्ट का जज बनाने का ऑफ़र हुआ था और ये वो समय है जब हम लोग उनके साथ बैठकर ये कहा कि आप बिल्कुल ही जुडिशरी में नहीं जाएंगे, देश को आपकी आवश्यकता है और आप राजनीति में सक्रिय रहिए। हो सकता है अरुण जेटली अगर जज बनते तो शायद सुप्रीम कोर्ट के जज भी रिटायर होते या शायद चीफ जस्टिस भी बनते, लेकिन राजनीतिक जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने एक, जिसको मैं कहूँगा अनुशासन, और उसके बाद जो इंटेग्रिटी उनकी और जो समाज व्यक्तिगत जीवन में जो उनका एक भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपने जीवन में उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो अनुकरणीय। और एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर जब वो यूपीए सरकार में नेता विपक्ष थे राज्यसभा के, तो एक प्रभावी सांसद के तौर पर उन्होंने मिसाल कायम की। बिल्कुल। इस बीच जो तस्वीरें सीधे आ रही हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो कि अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस दिल्ली पहुंचे, उस वक्त अरुण जेटली के घर पर उन्हें
श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं और एक लंबा साथ उनका रहा है। अगर राजनीतिक सफ़र की बात करें या फिर संसदीय मैं कहूं कि जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें, क्योंकि संसद में एक लंबा साथ दोनों नेताओं का रहा है। और जैसे कि आप बता रहे थे अशोक जी की, अगर मैं कानूनी विशेषज्ञता के साथ में कहूँ, संवैधानिक तौर पर उनकी जानकारी, मुद्दों को समझने और किसी भी हाल में सरकार में रहे हों या विपक्ष में जो मसलों की पेचीदगियाँ थीं उनको सामने लाना, उनकी वाकपटुता और सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी उनकी अहमियत संसद के अंदर किस तरीके बिल्कुल, देखिए संसद में जो कानूनी दांवपेच होते हैं या संवैधानिक मामले आते हैं उन पर उनकी पकड़ थी। उसका कारण था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी डिबेट्स को पढ़ा हुआ था और किसी भी मुद्दे पर अगर वो यूपीए सरकार में वे नेता विपक्ष थे तो सरकार को कैसे घेरना है, और जब वो सरकार में थे तो सरकार चाहे अटल जी के समय की हो या नरेंद्र मोदी जी के समय की हो, जितने भी संवैधानिक मामले हैं, कानूनी दांवपेच हैं या संसदीय प्रणाली की बात है, व्यवस्थाओं की बात है, उन पर उनकी पकड़ थी। उन्होंने कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं करने की कोशिश की, होमवर्क करके संसद में आना, ये भी उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसीलिए आपने देखा कि नरेंद्र मोदी सरकार में 5 साल लगातार किसी भी मुद्दे पर सरकार कहीं अड़चन में आती है तो संकट मोचक के तौर पर अरुण जेटली हमेशा सामने आते थे, चाहे फिर वो मीडिया को मुताबिक होना हो या फिर उन्होंने किसी प्रकार की संवैधानिक अड़चन आती है कोर्ट के मामले में भी और संसद के मामले में। जगदीश जी, अगर क्योंकि उस वक्त 80 के दशक में कहूँ कि जब वीपी सिंह की सरकार बनी और पत्रकारिता का मैं कहूँ कि नया नया उदय हो रहा था एक तरीके से, जब अगर टीवी चैनल से मीडिया के बढ़ते प्रभाव की बात करें, किस तरीके से अरुण जेटली के रोल को, जो उन्होंने बताया अटर्नी साहब ने कि सरकार बनाने की भूमिका पीछे से रहकर, उसके बाद जब 90 के दशक में पहली बार बीजेपी के एक्टिव रोल में उनको देखा आपने, और फिर संसदीय मैं कहूँ कि जो सिस्टम है उसमें उनकी एंट्री। देखिए, अरुण जेटली जी को मैं जब वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने, मैं 74 बल्कि उससे पहले भी गुजरात में जब नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ जिसमें अरुण जेटली की भी बड़ी भूमिका थी और विद्यार्थी परिषद के वो बड़े मशहूर नेता थे उन्हीं दिनों, तो 74 में, और उसी समय विद्यार्थी परिषद का एक रजत जयंती अधिवेशन मुंबई में हुआ था जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चारों पदाधिकारियों का सम्मान किया गया था और हज़ारों छात्र युवा उसमें मौजूद थे। और मैंने देखा कि लोग उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए, उस समय की बात है, और कितनी उम्र थी और कितना। और उसके बाद मैंने दिल्ली में पत्रकार के रूप में अरुण जेटली को देखा। 96 के चुनाव के दौर की बात है, 96 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के संभवतः नतीजे आ रहे थे और मैं आकाशवाणी पर सुबह से वो नतीजों का, उसमें वो एक एक गेस्ट को बुलाते थे, एक एक पार्टी के। अरुण जेटली उन दिनों संभवतः बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, प्रवक्ता नहीं बनाए गए थे, उनको भी बुलाया गया था। और विद्यार्थी परिषद के पुराने कनेक्शन के नाते लाइव उनको मैंने पूछा कि आप जैसे नेताओं को पार्टी सिर्फ कार्यकारिणी का सदस्य बनाए रखती है, आपको नहीं लगता कि आपका अधिक उपयोग करना चाहिए पार्टी को? देखिए, एक हम्बल मतलब कैसा आंसर होता है। उन्होंने कहा जो पार्टी मुझे काम देती है वो मैं कर रहा हूँ, पार्टी ने मुझे अभी ये करने को कहा है, मैं ये कर रहा हूँ। ये जो कमिटमेंट है, इस तरह के कमिटमेंट के साथ वो राजनीति में आए थे और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उनको कितना बड़ा उनकी क्षति हुई है। वीपी सिंह की सरकार की आपने बात की, उन दिनों तो हम जानते हैं कि जैसा अशोक जी ने बताया कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए गए थे। मैं उन दिनों जिस मैगज़ीन में था, उस मैगज़ीन ने सबसे ज़्यादा बोफोर्स घोटाले की खबरें छापी थी। वो इसलिए छाप सकी थी क्योंकि अरुण जेटली और उस मैगज़ीन में वो बोफोर्स घोटाले को कवर करने वाले करस्पॉन्डेंट्स का बहुत अच्छा संबंध था। अरुण जेटली पत्रकारों के बहुत प्रिय थे, हम सब जानते हैं। 11 अशोक अरुण जब प्रवक्ता थे तो सारे पत्रकारों का मजमा लगता है, और ये धारणा भी गलत है कि अरुण जेटली सिर्फ अंग्रेज़ी के पत्रकारों से ही बात करते थे। लास्ट एज ए जर्नलिस्ट आखिरी मुलाकात मेरी उनके साथ हुई और वित्त मंत्री जब वो बने थे, और उन दिनों मैं पांचजन्य ऑर्गेनाइज़र समूह का संपादक था और पांचजन्य ऑर्गेनाइज़र ने आरएसएस के 90 ईयर्स कंप्लीट होने पर एक स्पेशल इशू दोनों मैगजीन्स ने निकाले थे। मैं दोनों एडिटर्स को लेकर, हमने टाइम लिया था जेटली जी से मिलने का, उन्होंने वित्त मंत्रालय में बुला लिया, दूसरे दिन बजट पेश होना था। और जब हम वहाँ पहुँचे उनके कक्ष के बाहर, तो अधिकारियों की मीटिंग कर रहे थे, वो फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी वगैरह, तो 5-10 मिनट हमको इंतज़ार करना पड़ा और फिर उन्होंने हमें बुला लिया।
बड़े स्क्रीन पर वो कोई इकोनॉमी का चैनल देख रहे थे और तसल्ली से 1 घंटा उन्होंने बात की। मैंने भी उनको कहा कि कल आपको बजट पेश करना, कहा अरे वो तो करना ही है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो वीपी सिंह के समय, जो वीपी सिंह की सरकार कैसे बनी हम सब जानते हैं, और उस दौरान जिन कुछ नेताओं ने बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई थी सरकार बनाने में और सरकार को बचा के रखने में, सिर्फ बनाने में नहीं। जेटली जी का आप उन दिनों के अखबार उठा के देख लीजिए, जेटली जी का बहुत कम नाम मिलेगा, लेकिन हम जो दिल्ली में बहुत सी जो ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं जो पत्रकारों को मालूम होती हैं, हम सबको मालूम होता था कि कहाँ जेटली जी की भूमिका चल रही है। तो ऐसा आदमी, मैंने ऐसा लीडर बहुत कम देखा कि जिसका इतने सारे सभी तरह के विचारधाराओं में, सभी तरह के लोगों में वैसा ही प्रेम, वैसा ही स्नेह दिखता है, लेकिन जिसने अपनी विचारधारा से कमिटमेंट पे कभी ज़रा भी वो नहीं डिगे, अपनी पार्टी के लिए समर्पित रहे, और जिसको नेशन बिल्डिंग कहते हैं, वो नेशन बिल्डिंग में जितना बड़ा, मेरा ख्याल है हाल के इस पूरे दौर में, और बीजेपी में आडवाणी जी के समय में एक जो सेकंड जनरेशन पूरी खड़ी हुई, उसमें सबसे माने चमकीला स्टार अगर कोई रहा है तो अरुण जेटली। वो सारी पूरी पीढ़ी ही चमकीला स्टार थी। और अजीत जी, अगर मैं उनकी संसदीय पारी की समझने की कोशिश करूं, राज्यसभा में जब वो एंट्री करते हैं और उसके बाद नेता विपक्षी दल के तौर पर बात करें या फिर संसदीय इतिहास में सरकार की तरफ से संसदीय दल के नेता के तौर पर, दोनों ही रोल में उनका वजन, उनकी वाक्पटुता, और मैं कहूँ कि किसी भी मसले पर, चाहे वो सत्ता पक्ष या विरोधी हों, उनको लेकर संतुष्ट कर देना अपने तर्कों के साथ, कैसे देखते हैं? देखिए, अरुण जी से बात करना किसी भी अखबार वाले के लिए एक ट्रीट होता था। उसकी वजह होती थी ये कि इंफॉर्मेशन जो मेरे पास होती थी उससे उनके पास हमेशा ज़्यादा होती थी अक्सर, और नहीं तो कोई ना कोई चीज़ उसको एनरिच करते थे, तो उनसे बात करना ट्रीट होता था। और हम, इतना लंबा अनुभव तो नहीं है मेरा उनके साथ, लेकिन हमें याद है हवाला के टाइम में हमारी उनसे पहली बार भेंट हुई थी, ये 95 की बात होगी। उसके बाद से हम मिलते रहे। सच तो ये है कि अगर राज्यसभा में या पार्लियामेंटेरियन के रूप में आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन पार्लियामेंट में डिबेट का स्तर जो उन्होंने उठाया है, और वो कितने खूबसूरती से ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो बेस्ट एनेक्डोट्स होते थे, प्रैक्टिसेस होते थे, वो अपनी स्पीच में ले आते थे और उसको इंडियन उसमें उसको डाल देते थे। और वो डिबेट्स का लेवल अगर आप देखें तो इतना सबलाइमल लेवल था, इतना ऊंचा लेवल, उत्कृष्ट लेवल था कि कई बार वो अपने अपोजिशन को, जिसको कि साफ नज़र आता था कि वो चेयर पे स्क्विर्म कर रहे हैं, मतलब चेयर पे उनको मुश्किल हो रही है, लेकिन उसके बाद भी शब्दों में कभी भी आप रैंकर नहीं देखेंगे, गुस्सा नहीं देखेंगे, बहुत साफ साफ शब्दों में, और अगले को जो साफ लगे भी, लोगों के समझ में भी आ जाए ये क्या कह रहे हैं। ये हमने देखा है उनको अपोजिशन लीडर के रूप में। और हाल में अगर आप लेटेस्ट देखें तो राहुल पे जो उन्होंने कहा था, अब पूरा स्पीच देख लीजिए, कहीं रैंकर नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरती से अपनी बात कही है। तो वो जो लेवल उन्होंने उठाया था ना, हमें लगता है कि शायद पार्लियामेंट के इतिहास में बहुत कम टाइम होगा जिसमें अरुण जी जैसा कोई आदमी आके बोलता हो और डिबेट का लेवल ऊपर उठ जाता हो। अशोक जी, क्योंकि मंत्री पद जब मैं देखता हूँ कि 90 के बाद जब उनको पहले शुरुआत हुई और बहुत तेज़ी के साथ राज्य मंत्री, और बहुत, मैं कहूँ कि शायद 1 साल के अंदर ही उन्हें प्रमोट कर दिया गया। उसके बाद अलग अलग वो मंत्रालय जो कि सबसे टफ या फिर कड़े माने जाते थे, जहाँ पर चुनौतियाँ ज़्यादा थी। हाल में अगर देखें जीएसटी जैसे मसले को और आर्थिक मसले पर इतने सारे अहम बिल को पास करवाना, और उस वक्त जबकि संसद में सरकार के पास बहुमत एक सदन में कमज़ोर हो। बिल्कुल, देखिए, जब 1999 में अटल जी की सरकार बनी तो पहली बार अरुण जेटली मंत्री बने थे, और मंत्री पहले बने थे और राज्यसभा के सदस्य बाद में बने थे। और उसके बाद लगातार उन पर जिम्मेदारियां डाली गई क्योंकि एक तो वो यंग थे बहुत, और उनके जो कानूनी दावपेच का उनका अनुभव था और संवैधानिक मामलों की उनकी जो पकड़ थी, इसलिए उनको डिसइन्वेस्टमेंट के मामले में भी पूरी तरह से लगाया गया था।
और उसके बाद उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया और कानून मंत्री भी रहे। और उस समय आप सोचिए कि एक मैं समझता हूँ कि एक नौजवान के तौर पर वो उस समय मंत्रिमंडल में जब आए थे तो उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं उन्होंने। और फिर जब यूपीए की सरकार बन गई 2004 में तो लगातार विपक्ष के तौर पर, हालांकि वो नेता विपक्ष 2009 में बने, लेकिन लगातार राज्यसभा में उन्होंने, और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष था उसको धार देने का काम अरुण जेटली ने किया। और वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका जो संसदीय जीवन है वो सचमुच में अनुकरणीय है, क्योंकि बहुत कम सांसद होमवर्क करने लगे। और आज हम पहली पीढ़ी के बहुत सांसदों की बात करते हैं जो होमवर्क करके संसद में आते थे। ये एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते थे भी किसी भी समस्या पर हो तो, जैसे मैंने कहा कि सरकार को घेरने का काम भी उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक करते रहे। यूपीए की सरकार को किसी भी मुद्दे, चाहे फिर वो उस समय के जितने भी घोटाले सामने आ रहे थे उन पर सरकार को घेरना हो, या और जितने, जैसे अभी कहा कि उससे पहले भी बोफोर्स के समय की, तो उनका जो उनकी जो पकड़ थी ये संसदीय मामलों में मर्यादा में रहकर, मैंने देखिए संसदीय मर्यादा, संसदीय प्रणाली का पूरी तरह से पालन करते हुए और व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता और इंटेग्रिटी, इस प्रकार का जीवन उनका अनुकरणीय है। और आज की जो पीढ़ी है, जो यंग नए सांसद आए हैं, उनको सीखना चाहिए कि किस प्रकार से संसद में तैयार होकर आना पड़ता है, और इसका उदाहरण अरुण जेटली थे। तो कानून मंत्री के तौर पर अभी हम देखते हैं कि जब वो वित्त मंत्री थे तो भी जितने कानूनी दाव पेच सरकार के सामने आते थे, चाहे वो टेलीकॉम को लेकर हों या किसी तरह के मामले हों, केवल और केवल राय अरुण जेटली ही दिया करते थे। अब बात आती है वित्त मंत्री के तौर पर। देखिए जितने भी नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वपूर्ण फैसले हुए, चाहे फिर वो जनधन योजना हो और चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, सब के सब उन्हीं के समय हुए। जीएसटी के मामले को जितना पेचीदा मामला जीएसटी था उसको जिस प्रकार से सुलझाया, बदलाव किए, सुझाव के तौर पर उनको लिया और डिमोनेटाइजेशन को उन्होंने उसका बचाव किया सरकार का। तो ये दौर जो था उनका पूरे 5 साल का वित्त मंत्री का, वो सचमुच में मोदी सरकार के एक दीवार के तौर पर खड़े हो जाते थे किसी भी मामले में सरकार को अगर बचाव करना है तो। और क्योंकि जैसा अभी कहा कि मीडिया के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, दोनों अटल जी की सरकार और मोदी सरकार में वो सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। मीडिया की पर उनकी अच्छी दोस्ती थी, पकड़ थी, मीडिया को समझते थे, और मीडिया कर्मी भी उनके जो वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उनकी कमिटमेंट थी, उसके बारे में भी उनको हमेशा, हम एडिटर्स गिल्ड में भी उनकी तारीफ किया जाती थी। और मीडिया हमेशा मानता था कि अरुण जेटली जो है उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में पूरा विश्वास है, और इसी कारण पूरा मीडिया जगत हमेशा अरुण जेटली को सम्मान की नज़र से देखता था। अजय सर, एक और चीज़ जो दिखती है कि चाहे अटल जी की सरकार रही हो और या फिर नरेंद्र मोदी की पहला कार्यकाल और इस बार का दूसरा कार्यकाल, किसी भी सरकार के साथ पार्टी में और किसी भी धारा के साथ उनका जुड़ाव और संकट मोचक की भूमिका में तुरंत आ जाना कुछ ही महीनों के अंदर, ये खूबी किस तरीके से रही है और इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? बड़ी वजह ये थी, जो हमें लगता था कि उनका जो पर्सनैलिटी थी उसमें एक अजीब सा खुलापन था। मतलब कहीं आप उनको डॉगमा से जो बांध के देखा जाता है वैसा उनका नहीं था, डॉगमेटिक अप्रोच बिल्कुल नहीं था। दूसरा ये था कि अपोजिशन के लोगों के साथ, शायद इमरजेंसी का जो उनका एक्सपीरियंस था उसमें ये रहा कि वो अपोजिशन के लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे उनसे बातचीत होती रही, तो इसीलिए आप देखेंगे कि अपोजिशन के लोग भी उनके साथ बड़े अच्छे संबंध रखे थे। दूसरा हमें लगता है कि वो मतलब उनको जितना आप पास जाइए तो लगता था कि वो आइडियोलॉजिकली जो स्थिति थी उसको चेंज नहीं करते थे। जो आइडियोलॉजिकल उनके जो वो था उसमें वो बिल्कुल चेंज नहीं करते थे, लेकिन सेम टाइम वो प्रैग्मेटिज्म जिसे कहते हैं वो उनका बड़ा ज़बरदस्त था। तो ये सारी जो चीज़ें थी जिसकी वजह से आप अक्सर देखेंगे कि उनके पास अपोजिशन के लोग भी ज़्यादा आते थे और अखबार वाले भी। आप देखिए वो ओपिनियन वाले लोग भी उनसे मिलते थे जो बीजेपी के अगेंस्ट
बहुत लिखते थे और बहुत ज़्यादा लिखते थे, वो भी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती रखते थे। तो ये एक अद्भुत था उनमें। और हमें लगता है कि शायद राज्यसभा वो राज्यसभा नहीं रहेगा अरुण जेटली के एब्सेंस में। राज्यसभा में जो हम लोग देखते थे, डिबेट बैठ जाते थे, अगर राज्यसभा में अरुण जी बोलने जा रहे हैं तो हर आदमी बैठ के सुनता था कि आखिर ये क्या बोलेंगे। अब लग रहा है उनके एब्सेंस में वैसा राज्यसभा नहीं होगा। जगदीश जी, एक आखिरी कमेंट चाहूँगा कि हाउस ऑफ एल्डर्स और वाकई जिस तरीके की डिबेट का स्तर ऊपर, और एक बड़े, मैं कहूँ कि वो कुछ नाम जिन्होंने चर्चा में तथ्य और तर्कों के सहारे चर्चा को एक नए आयाम दिए हैं, कि एक बड़ी कमी मैं कहूँ कि न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि उस सदन के लिए भी है। बहुत बड़ी कमी है। देखिए, राज्यसभा को बहुत मुद्दत बाद, अरसे बाद, और एक अरुण जेटली के रूप में एक ऐसा और सदस्य मिला जो बहुत विद्वतापूर्ण ढंग से, तार्किक ढंग से अपनी बात रखता था। किसी ज़माने में राज्यसभा में बड़े बड़े स्टालवर्ट, नेहरू जी के समय, इंदिरा जी के समय, बड़े बड़े स्टालवर्ट अपोजिशन के भी और कांग्रेस के सत्ता पक्ष के भी, लेकिन बाद के काल में जो दोनों सदनों में हम जो देखते हैं कि बिना अध्ययन के बहुत सारी बातें कही जाती रही है। अरुण जेटली ने, अजय सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने डिबेट का बहुत स्तर उठा दिया। राज्यसभा बहुत निश्चित रूप से राज्यसभा के लिए बहुत बड़ी क्षति है कि एक विद्वान सदस्य उनके बीच से चला गया, जो न केवल अपने पक्ष की, अपने पार्टी की बात कहता था, बल्कि पूरे देश की बात करता था। अगर वो विपक्ष में थे और भाजपा के नेता थे सदन में, और हमने देखा कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने भाजपा की सारी बातों को अपने भाषणों में उन्होंने रखा। उनके 2-3 भाषण राज्यसभा के बड़े मशहूर हैं, लंबे भाषण हैं, लेकिन सरकार के लिए भी हमेशा कुछ न कुछ इनपुट उनके भाषण में होता था। मैं समझता हूँ कि उनके जैसे सदस्य के जाने से सत्ता पक्ष को भी, तो अब तो वो सत्ता पक्ष के हैं, लेकिन विपक्ष के लिए भी एक बड़ी क्षति है, क्योंकि उनको भी इनपुट मिला है। इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि ढेरों सांसदों ने और पक्ष या उनकी पार्टी या विपक्ष के नेताओं ने उनके लिए लगभग एक जैसी बातें कही है। ऐसा बहुत कम होता है। देखिए, ऐसा मेहनती और ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि जिसको हम कहते हैं, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाला, और जो प्रॉब्लम का सलूशन जिसके पास है, सलूशन एक नहीं 2-3 सलूशन है और सब प्रैक्टिकल सलूशन है, ऐसे नेता बहुत कम होते हैं। अरुण जेटली उस तरह के नेता थे। और अशोक जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि होमवर्क करके आने वाले, उनका कोई भाषण किसी सदन का उठा के देख लीजिए, स्टूडियसली बहुत अध्ययन पूर्वक दिया गया, फैक्ट, फिगर, सब कुछ, एक एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं, किसी को कंट्रडिक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे नेताओं को, भारतीय राजनीति में ऐसे नेता की तो कमी है। ऐसे नेता कब उभर पाएंगे? मैंने मुद्दत बाद ऐसे नेता उभरते हैं, और अरुण जेटली ने बहुत छोटे स्तर से शुरू किया था और इस लेवल पे पहुंचे थे। ईश्वर की इच्छा है, लेकिन अगर रहते तो और ऊंचे वो जाते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर वक्त देने के लिए, और अरुण जेटली के राजनीतिक सफ़र, उनकी कुछ यादें, और किस तरीके से राजनीति में या फिर संसद में या मंत्री के तौर पर क्या कुछ उनका योगदान और किस तरीके से नए आयाम उन्होंने स्थापित किए। तो राज्यसभा टीवी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि, और फिलहाल अभी आज इतना ही। नमस्कार।